मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता पर न सिर्फ अहम बयान दिया बल्कि इसकी राजनीति करने वालों को आईना भी दिखाया। भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम पहले से ही एक हैं, ऐसे में ये कहना कि इन्हें एक होना चाहिए ये भ्रामक है। आगे भागवत ने कहा है कि हमारी एकता का आधार मातृभूमि है और हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हमारा डीएनए एक है। भागवत ने कहा कि अगर हिंदू कहेगा कि एक भी मुस्लिम यहाँ नहीं रहेंगे तो वो हिंदू ही नहीं है। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, लेकिन लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं आतताई हैं और इसका निपटारा कानून के जरिए होना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ हिंदू या मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं हो सकती। भागवत ने बयान गाजियाबाद में द मीटिंग्स ऑफ माइंड्स किताब की लॉन्चिंग के दौरान दिया। इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो रहा है, सबको यही कहा उसने। फिर से ये कंफ्यूज हो गए, सही किसका है। हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है, वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते, इसे दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते हो। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है और ये हमारे मातृभूमि के कार्य के लिए वो पहला आधार है और ये परंपरा दूसरा आधार है और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का सिर्फ डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है, सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वज के वंशज खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी हमको उसमें कोई गलती नहीं। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे वृक्षारोपण किया। पेड़ लगाने के बाद सीएम योगी ने 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। दरअसल वृक्षारोपण महोत्सव के तहत इस बार कुल 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 25 करोड़ पेड़ आज ही लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत अलग अलग जिलों में जिले के प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। इसे लेकर योगी सरकार ने आज एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। सीएम योगी के कार्यकाल में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के अंतर्गत आज हम कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड होगा कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उसमें आज 1 बिलियनवा यानी 100 करोड़वा पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। आज ये कुछ नयापन यहां पर देखने को मिला होगा। भाइयों बहनों, आज से 2 साल 3 साल पहले
जहां पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, यहां पर सामान्य खेत रहे होंगे, लेकिन आज यहां पर एक एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार, नौकरी और औद्योगिकीकरण की दिशा में कैसे प्रयास आगे बढ़ाए जाने हैं, उसका एक नई कड़ी ये हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने के लिए या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम लोग इस क्षेत्र के नागरिकों को और पूर्वांचल के वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। आज यूपी में नया रिकॉर्ड भी बना है। योगी सरकार के कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे लगे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने कहा कि तेजी से वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के अंतर्गत आज हम कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड होगा कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उसमें आज 1 बिलियनवां यानी 100 करोड़वां पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। मित्रों, आज हम लोग वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे इवेंट आज बन रहे हैं। 100 करोड़वां वृक्ष पौधा भी आज हम लोगों ने रोपित किया है। कोरोना कालखंड में जिन लोगों ने अपने स्नेही जनों को खोया है, उनकी स्मृति में स्मृति लगाने का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज पंचवटी, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका और इस प्रकार के अनेक इवेंट बनाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। 9 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण आज प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने 100 वर्ष पुराने जो भी वृक्ष हैं, उन्हें हेरिटेज ट्री के रूप में भी मान्यता देते हुए यहीं पर हम लोगों ने एक वृक्ष को हेरिटेज ट्री के रूप में मान्यता दी है। अगस्त में पूर्वांचल एक्सप्रेस का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद इसे आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पूरे मामले पर एसएम होम अवनीश अवस्थी से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब 25 करोड़ वृक्ष लगाने की शुरुआत की तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सुल्तानपुर में की शुरुआत की और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम किस तरीके से चल रहा है इसका भी निरीक्षण किया। कब तक ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा, प्रधानमंत्री कब उद्घाटन करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपीटा के जो सीईओ हैं अवनीश अवस्थी जी, वो मौजूद है। सर, आज प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया है, कब तक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो जाए, क्योंकि ये एक लाइफलाइन माना जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कई दिन पहले और वन विभाग को कहा था कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी पेड़ रोपित करेंगे। उनका ये मानना है कि अगर एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और सड़कों किनारे पेड़ लगाए जाते हैं तो निश्चय ही इससे जो है पूरे प्रदेश में एक नई और क्रांति आएगी। आज जो है टारगेट ये था कि 1 बिलियन पौधे लगाए जाएं, यानी 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएं, वो भी आजकल में वो पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने हरिशंकरी जो होता है, पंचवटी होता है, नवग्रह वाटिका होता है और फिर जो है उन्होंने एक स्मृति वाटिका का भी जो है आज चलकर जो है वहाँ पर अपना मार्गदर्शन दिया। बच्चों ने जो है स्मृति वाटिका लगाई। कोविड से मरने वालों के लिए, कोविड से जिन्होंने जान गंवाई है, उनकी याद में हम लोगों ने स्मृति वाटिका टेकअप किए और उनका मार्गदर्शन मुख्यमंत्री जी का है। आज उन्होंने एक हेरिटेज पेड़ के नीचे भी, बरगद के पेड़ के नीचे भी जाकर बहुत खूबसूरत पेड़ जो है इत्तेफाक से हमारी एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बगल में था, वहाँ पर भी जाकर पूजा की है। मूल रूप से उनका उद्देश्य है कि हम अपने एक्सप्रेसवे के किनारे जो पेड़ हैं वो लगाएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और अगर कोरोना से लड़ना है तो ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता होगी। जहाँ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सवाल है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, 94% तक काम हो चुका है। थोड़ा बहुत काम जो बाकी है, हमारी कोशिश है कि अब अगस्त महीने तक
लगभग जितने काम हैं पूरे कर लें और अगस्त महीने के बाद अगस्त महीने में मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया कि हम लोग उसके उद्घाटन के लिए तैयारी कर लें। ठीक है, आपने सुना क्या कहना है यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगस्त तक जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो शुरू हो जाएगा, यानी जो लाइफलाइन कही जा रही है लखनऊ से पूर्वांचल के बीच वो शुरू हो जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कैमरा सहयोगी जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत तमाम जिलों में बड़े पैमाने पर आज वृक्षारोपण किया गया। आपको हम 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की, जहां भाजपा विधायक पंकज सिंह के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान वन अधिकारी भी मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि गोरखपुर में 50 लाख पौधे लगाए गए। तीसरी तस्वीर फतेहपुर की है। कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों को एक एक पौधा लगाना चाहिए। चौथी तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां पुलिस लाइन और तमाम थानों में वृक्षारोपण किया गया। इधर लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नींबू पार्क से लेकर हैदरगंज चौराहे तक बन रहे लगभग 2.5 किलोमीटर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर संयुक्ता भाटिया, उत्तर विधानसभा विधायक नीरज वोरा, पार्षद और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रायबरेली पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अपनी सरकार का गुणगान करते हुए उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर में लग रहे वैक्सीन का जायजा लिया और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा की जीत से गदगद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये भाजपा की बड़ी जीत है। जो लोग कांग्रेस को रायबरेली के लिए ही मानते थे, आज वहां भाजपा अपना परचम लहरा रही है। पार्टी का परचम आज जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में रायबरेली में आज लहराया है। ये योगी जी के प्रति और ख़ास तौर से कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति विश्वसनीयता है, जिसने पूरे प्रदेश में 67 सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। उधर बरेली पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मीरगंज और भीजीपुरा ब्लॉक परिसर में वृक्षारोपण किया। ग्रामीण स्तर पर किए गए विकास कार्यों की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति का सुधार हुआ है। जल्दी सूबे में बिजली उत्पादन क्षमता 16,000 से बढ़कर 28,000 मेगावाट होने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का परचम लहराया है। आने वाले दिनों में बीजेपी अपने काम के दम पर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की एक बार फिर सरकार बनाएगी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार भी मौजूद रहे। देखिए, वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और 30 करोड़ से अधिक वृक्ष पूरे प्रदेश में लगे हैं। हर पंचायतों को भी लक्ष्य अलग अलग दिया है। यहाँ भी लगभग 2,400-2,500 का लक्ष्य है। कई जिलों में हमने 3,000 का लक्ष्य दिया है। और मैं तो आप लोगों से भी अपील करूँगा कि हम अपने घर के आगे भी वृक्ष लगाएं। वृक्ष है तो जीवन है। कोरोना के लगातार कम होते केस को देखते हुए पिछले दिनों यूपी सरकार ने पाबंदियों में और ढील देने की मंजूरी दी थी। उसी के तहत अब कल यानी 5 जुलाई से यूपी में मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इस दौरान संचालकों को हिदायत दी गई है कि उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में ढील के बावजूद यहां सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम और जिम को खोलने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण इनके कारोबारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी वो धीरे धीरे ज्यादातर पाबंदियां अब हट चुकी हैं। कल से प्रदेश के सभी जिलों में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम और स्टेडियम खोलने को लेकर भी शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तमाम पाबंदियां जो लगाई गई थी, धीरे धीरे वो सभी पाबंदियां हटती गईं और अभी भी हालांकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जरूर जो है वो जारी है। तमाम सारी चीज़ें पहले से ही ओपन हो चुकी हैं और अब सोमवार से यानी 5 तारीख से जो मल्टीप्लेक्स है,
वो खुल जाएंगे, जो स्टेडियम है स्पोर्ट्स स्टेडियम वो खुल जाएंगे, इसके अलावा जो सिनेमा हॉल बंद थे वो खुल जाएंगे, जिम खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सहूलियत है वो अब और ज़्यादा हम कहें तो मिलने लगेगी, और जो पाबंदियां थी वो भी काफ़ी हद तक अब हट जाएंगी। हालांकि मॉल्स तो पहले से ही खुले, रेस्टोरेंट पहले से ही खुले, लेकिन मल्टीप्लेक्स अभी तक बंद थे, सिनेमा हॉल अभी तक बंद थे, स्टेडियम अभी तक बंद थे, जिम अभी तक बंद थे। और ऐसे में जब केसेस बहुत कम हो गए, यानी अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 120 के आसपास नए मामले सामने आए हैं, तो मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले जब टीम 9 की बैठक की थी तो कहा था कि इन्हें भी अब खोला जाए, क्योंकि बहुत असर पड़ा है, ख़ासतौर से सिनेमा इंडस्ट्री पे, फिल्म इंडस्ट्री पे। मल्टीप्लेक्स बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, स्टेडियम बंद हैं। इसीलिए ये तय हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे, सिनेमा हॉल जो हैं वो भी खुलेंगे, और जिम और स्टेडियम भी खोले जाएंगे। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में सपा राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी अंजलि की हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। शामली के जिला योगेंद्र चौधरी को जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया है और मुकेश सैनी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी अध्यक्षों को बदला गया है। अली अदनान को बिजनौर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन चौधरी को अमरोहा का जिला अध्यक्ष, कुसुम चौहान को आगरा का जिला अध्यक्ष, धर्मेंद्र राठी को गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस द्वारा बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताने पर तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सी का मतलब कनिंग पार्टी है। कांग्रेस ने बहुजन समाज के वोट लेकर लंबे समय तक सत्ता कायम रखी और SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। मायावती ने कहा कि बसपा के बी का मतलब बहुजन है, जिसमें SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं। मायावती ने यह भी कहा कि ये सर्वविदित है कि यूपी में कांग्रेस, सपा और भाजपा की सरकार के चलते यहां कोई भी छोटा बड़ा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता है। मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पश्चिमी यूपी की महिला अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने जमकर हंगामा किया। इस मौके पर सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। दरअसल वृंदावन के अवध गोविंद बिहार में कांग्रेस ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा था। यहाँ 10 जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी आए। प्रशिक्षण के दौरान प्रियंका गांधी का लाइव संबोधन चल रहा था, तभी प्रीति तिवारी ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनका कंधा पकड़ लिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता प्रीति तिवारी ने हंगामा शुरू कर दिया। सर इसीलिए तो दुख है, नाराज इसलिए दिखाई दे रहे हो कि तमीज नहीं है यहाँ पर। जो प्रदेश टीम के लोग हैं, प्रदेश सचिव योगेश तालान, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, तमीज नहीं है। मैं पदाधिकारी हूँ नहीं हूँ, नॉर्मल औरत हूँ। आप मेरा शोल्डर पकड़कर रोकेंगे मुझको अंदर एंट्री होने से? मैं एंटर हुई, प्रियंका जी का लाइव चल रहा था, उसमें उनको मुझे रोकना था, लेकिन ये नहीं करना था कि मेरा शोल्डर पकड़ेंगे और कहेंगे कि लेट हो रहा है, उनका वो चल रहा है। आगरा की जहां लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने रिटायर्ड IAS की बेटी से पहचान छिपाकर धोखे से शादी की और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। इस दौरान वो बार बार धमकी देता था। महिला अपने पति की मौत के बाद आरिफ के संपर्क में आई थी। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लखनऊ के कार्यक्रम में महिला से मिला था। आपको बता दें कि आरोपी युवक आरिफ हाशमी ने आदित्य आर्य बनकर महिला के साथ धोखे से शादी की और फिर धर्म परिवर्तन की धमकी देने लगा। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, लूट, धोखाधड़ी और विधि विरुद्ध धर्मांतरण जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया है। सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है वो उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन
लॉज हैं उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में वीडियो मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में करीब 11 लोगों का नाम शामिल है। यूपी पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में कल्लू गुर्जर और परवेश गुर्जर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में नामजद मुख्य आरोपियों में से कल्लू गुर्जर है, जिसकी पहचान वीडियो में बुजुर्ग की दाढ़ी काटने वाले के रूप में हुई है। रायबरेली में महिला जिला अस्पताल कितना बदहाल है, तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। गर्मी में अस्पताल में चारों तरफ अंधेरा है। मरीज से लेकर उनके परिजन सभी पसीने से तरबतर हैं। जहां जनरेटर की सुविधा भी नहीं है, जबकि इस अस्पताल के लिए करोड़ों का बजट आता है।